हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसकेएमयू ऑफिशियल पे। मैं आज बात करने वाला हूँ एसकेएमयू सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन न्यू स्टूडेंट्स के बारे में। आपका मेजर 1 हिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है, उस पे आज हम लोग बात करेंगे। आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना है, वहाँ पे किस तरह से लिखना है, मैं आपको सब डिटेल्स आज बताने वाला हूँ। देखिए, पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री पेपर जो मेजर 1 का है, उसका कुछ मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है और अब भी पूछा जाएगा। देखिए, आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको एक टॉपिक लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं कि जो मन सो लिखते जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन मैं जैसे बताऊँगा वैसे मैं इस वीडियो में समझाऊँगा, उस तरह से आपको लिखते जाना है। और ये जो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो फुल 100 नंबर का होगा। 30 नंबर कॉलेज की तरफ से दिया जाता है और 70 नंबर आपको लिख के लाना पड़ेगा। उसमें से 30 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो पास हो जाइएगा। अगर आप थोड़ा-सा भी अपना दिमाग लगाकर अच्छे राइटिंग से लिखते हैं, तो आपको पास मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संचार मार्गों का संक्षिप्त में वर्णन करें। जो प्राचीन भारत है, पुराना जो भारत है, संचार जो व्यापार का मार्ग था, उनका वर्णन करने बोला है। चलिए हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में संचार और व्यापार के विकास में स्थल मार्गों, नदी मार्गों तथा समुद्री मार्गों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्तराद पथ और दक्षिणाद पथ 2 प्रमुख राजमार्ग थे। उत्तराद पथ तक्षशिला से पाटलिपुत्र होते हुए बंगाल तक जाता था, जबकि दक्षिणात्मक भारत से विस्तृत था। इन मार्गों के माध्यम से व्यापार वस्तुएं जैसे मसाले, वस्त्र, धातु, रत्न एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। देखिए, भारत का 2 मार्ग था समुद्री मार्ग में, एक दक्षिण और दूसरा उत्तर की तरफ से। इसमें जो मसाला, चाय जो भारत प्रसिद्ध है वो सब चीज़ के लिए, गरम मसाले के लिए, चाय के लिए और भी बाकी चीज़, यहाँ से इनका व्यापार होता था और इससे हम लोग को मुनाफ़ा मिलता था। व्यापार किया और वहाँ से हम लोग को क्या मिला, तो यही चीज़ को बताया गया है। देखिए, आप एक सुने होंगे कि वास्को डी गामा जो था, वो भारत आया था, समुद्री मार्ग का खोज किया था। भारत से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। वो पुर्तगाली था और वहाँ से वो आया। यहाँ से वो मसाला का व्यापार करने लगा वहाँ के राजा के साथ। देखिए, हम लोग के यहाँ से मसाला ले जाता था, लेकिन वहाँ से भी भारत को बहुत सारा देन मिला, जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो गया, आलू हो गया और इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ से भी आया। वो लोग सीख के यहाँ लाया, तब ना हम लोग ये सब का आज उपयोग कर पाते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। आप लोग घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े ही होंगे इतिहास। तो सबसे अगर पुराना स्टार्टिंग जो है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही पढ़ा जाता है। चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जैसी उन्नत नगरीय व्यवस्था का अंत कैसे हुआ? तो देखिए, यहाँ पतन बोला है, वो जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका पतन कैसे हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्रसिद्ध था और ये अभी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। इसका पतन होने का जो मेन रीज़न था ना, वो प्राकृतिक आपदा था। मतलब जैसे बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, वहाँ से एक नदी निकलता है सिंधु नदी, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलता है। तो कभी बाढ़ आ जाता था, सूखा पड़ जाता था। ये हुआ है। जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग बदलने और सरस्वती नदी के सूखने कृषि योग्य भूमि बंजर हो गई, जिससे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। वो होता है ना कि कृष्ण नदी जो सूख गया, नदी का मार्ग जो बदलते रहता है, उससे सूखा पड़ गया और भूखमरी बदल गया। ये इसका अभी एक मुख्य कारण है। वनों की अंधाधुंध कटाई और ईंटों पकाने के लिए ईंधन अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण बिगड़ गया, जिससे वर्षा कम होने लगी। तो इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पूरा खत्म हो गया। चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवपाषाण काल पूरा पाषाण काल से किस प्रकार भिन्न है? संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। देखिए, पूरा पाषाण काल मानव सभ्यता का पारंपरिक चरण था। इस काल में मनुष्य घूमती जीवन व्यतीत करता था। बासारिकार और फल संग्रह पर निर्भर था तथा पत्थर के अस्तस्त औजारों का उपयोग करता। देखिए, पूरा पाषाण काल में एक इंसान होता है ना, बंदर से इंसान बना है, तो उस समय का बारे में पूछ रहा है। देखिए, जब पूरा पाषाण काल, जब ये सब कुछ नहीं होता था, तो
जो मनुष्य था वो कच्चा मांस खाता था और आग का पता नहीं था, कोई भी जानवर पालता नहीं था। और जब नवपाषाण काल आया तो आग का आविष्कार हो चुका था, आग का प्रयोग करना सीख गया था इंसान, अपने साथ कुत्ता पालता था। तो यही इसका मुख्य अंतर है। बाकी इसमें और भी बना बना के लिख सकता था, क्योंकि इसमें खेती करने लगा था इंसान। तो यही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, वैदिक काल की आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। देखिए, ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। गाय की संपत्ति का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। कृषि का गंभीर प्रारंभ हो चुका था, परंतु वह प्रमुख व्यवसाय नहीं था। लोग जौ और गेहूं की खेती करते थे। लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए लकड़ी और तांबे का औजार बनाते थे। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल था, ये इसका जो अर्थव्यवस्था था वो पशुपालन पे आधारित था, लेकिन इसका प्रमुख वहाँ का कार्य ये नहीं था। कुछ कृषि पे भी आश्रित था और जौ और गेहूं का भी खेती करने लगा था। लोग को लोहा का ज्ञान नहीं था, लकड़ी और तांबे का प्रयोग करता था सिर्फ। व्यापार सीमित था और विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। निष्क नमक धातु मुद्रा का उल्लेख मिलता है। कुटीर उद्योग जैसे बुनाई और बढ़ाईगिरी विकसित थे। परिवार उत्पादन की मूल इकाई था। तो आप समझ गए, वैदिक काल में ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, मगध के राजवंशों का संक्षिप्त में वर्णन करें। मगध के राजवंश के बारे में पूछा है। देखिए, मगध के उत्कर्ष ने भारत की राजनीतिक को साम्राज्यवाद की दिशा दी। इसके प्रमुख राजवंश इस प्रकार हैं। हर्यक वंश बिंबिसार इस वंश का संस्थापक था। देखिए, यहाँ से आपका कोई ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि जो मगध है, मतलब मगध के वंश का उसका जो संस्थापक है कौन है, वो बिंबिसार था। इस वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार। उसने वैवाहिक संबंधों और युद्ध के माध्यम से मगध का विस्तार किया और उसके पुत्र अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। देखिए, जो अपना वैवाहिक संबंध है उससे और युद्ध से अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार किया, और उसका जो पुत्र था अजातशत्रु, वो बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने सत्ता संभाली। उसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। इसी वंश के कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, उसको हरा दिया और हर्यक वंश को अपने में मिला लिया, और यहीं से कालाशोक के समय की द्वितीय बौद्ध संगीति स्टार्ट हुई थी। चलिए, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसका PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। सिंधु घाटी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोले ना कि वहीं से इतिहास का शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनात्मक नदीय घाटी सभ्यताओं में से एक है। इसकी विशेषताएं इसे अपने समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहीं अधिक उन्नत बनाती है। इसका प्रमुख विशेषता, नगर योजना, यह सभ्यता की विशेषता थी। शहर एक ग्रिडी पैटर्न जाल पर आधारित था, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। जो सड़क था इसका, वो हमेशा 90 डिग्री पे काटता था। इसका हम मुख्य बात आपको बता देते हैं शॉर्ट में। इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। इसमें एक मुख्य शहर था जो मोहनजोदड़ो था, और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके अंदर बहुत सारा शहर बसता था, और इसमें एक ग्रेट बाथ, जहाँ लोग नहाते हैं ना, जो अभी स्विमिंग पूल बोलते हैं, उसको विशाल स्नानागार बोला जाता है। इंग्लिश में ग्रेट बाथ बोला जाता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ का जो अर्थव्यवस्था था वो खेती पे था, और यहाँ के लोग खेती करते थे। सबसे पहले ज़्यादातर यहाँ जौ खेती करता था, का पालन किया जाता था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के अतीत को जानने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया है, जिन्हें हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पुरातात्विक स्रोत, यह सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है।
अभिलेख अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख शासक और धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। सिक्के राजाओं के नाम, तिथियां और आर्थिक स्थिति की जानकारी सिक्कों से मिलती है। स्मारक और खंडहर महलों, मंदिरों और मूर्तियों से तत्कालीन कला और संस्कृति का बोध होता है। दूसरा, साहित्यिक स्रोत। धार्मिक साहित्यिक वेद, उपनिवेश, रामायण, महाभारत, पुराण, हिंदू त्रिपिटक, बौद्ध और जैन धर्म और सामाजिक जानकारी देता है। देखिए, विदेशी यात्रा के विवरण। कुछ कुछ लोग आया जो देखा उसको अपने हिसाब से बताया, कुछ किताब लिखा, और जो अशोक का शिलालेख है उस सब को बारे में बताता है। चलिए, भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा कीजिए। देखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध प्रवर्तक थे और उन्हें एशिया का ज्योतिपुंजी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसका जीवन परिचय। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सांसारिक दुखों को देखकर गृह त्याग कर दिया। 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका जीवन का परिचय था। इनका जीवन 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 29 वर्ष की आयु में ये दुख दर्द ये सब कुछ छोड़ के, ये एक राजा का बेटा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से निकल गया और 35 वर्ष का आयु में इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से। देखिए, हम लोग सम्राट अशोक की धम्म नीति की विवेचना कीजिए। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व की भीषण रक्तपात ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसके बाद उन्होंने भेड़ घोषण की जगह धम्म घोषण की को अपनाया। देखिए, कलिंग युद्ध इतना बड़ा और इतना भयानक युद्ध था जिसमें हमारा सम्राट अशोक जो है वो लड़े थे। तो उन्होंने देखा था इतने लोग मर गए, इतने लोग तड़प के मर गए, तो उन्होंने उस दिन ये निर्णय लिया था कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। ये सम्राट अशोक ने ये निर्णय लिया था, ये शपथ लिया था। तब से ही जो सम्राट अशोक का जो वंश था उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और धीरे धीरे डाउनफॉल होते होते उनका पतन हो गया था। चलिए, हम इसको शॉर्ट में आपको समझा दिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा भारत की भौगोलिक विशेषता। भारत की भौगोलिक संरचना विविधतापूर्वक उत्तर में हिमालय पर्वत प्राकृतिक रक्षा कवच का कार्य करता है। ये न केवल आक्रमणों से सुरक्षा देता है बल्कि नदियों का स्रोत भी है। देखिए, भारत का भौगोलिक विशेषता बोल रहा है, जो कि बोल रहा है उत्तर में जो हिमालय पर्वत है ना कि हम लोगों को रक्षा करता है बल्कि हम लोग का जो नदियाँ का है स्रोत, जैसे गंगा नदी निकलता है, यमुना सब वहीं से निकलता है। तो वही चीज़ बताया गया है कि नदी का एक स्रोत भी है, सुरक्षा करने के अलावा वो नदी का स्रोत भी है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ उपजाऊ मैदान बने जिससे कृषि विकास हुआ। ये सब नदियाँ वहाँ से निकलता है और पूरा भारत को पानी प्रदान करता है, जिससे खेती करता है आदमी, उपजाऊ करता है, इस भारत का जो है डेवलप होता है। दक्षिण में दक्कन का पठार खनिज संपदाएं से समृद्ध है। पश्चिम में थार मरुस्थल और पूर्व में घने वन क्षेत्र। लंबी समुद्री तटरेखा ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। जो समुद्र का जो रेखा है जहाँ जो हम लोग का गुजरात से शुरू होके पश्चिम बंगाल तक जाता है पूरा, तो वो व्यापार को बढ़ावा दिया जो समुद्री व्यापार होता है। इन भौगोलिक विशेषताओं ने भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। तो यही था हम लोग का कुछ मोस्ट 10 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। और इस PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।